नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। स्मृति ईरानी जो एक वक्त पर राहुल गांधी को अमेठी से हराने के बाद बीजेपी की आंखों का तारा बन गई। पार्टी ने उन्हें अपनी पलकों पर बिठा लिया। उस एक जीत के दम पर स्मृति जी ने वो रसूख पाया कि दिल्ली के बड़े बड़े सूरमा उनके आगे साइड होते चले गए। लेकिन 2024 की एक हार ने ऐसा पासा पलटा कि कल तक पार्टी की आंखों का तारा रही स्मृति ईरानी को मानो आज साहिब की नजरें पहचानने तक को तैयार नहीं है। अभी हाल फिलहाल में बंगाल से एक वीडियो सामने आया जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। दरअसल पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह का एक वीडियो क्लिप जो है इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के अंदर जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो मिथुन चक्रवर्ती से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं, बतियाते हैं, लेकिन ठीक पीछे खड़ी स्मृति ईरानी जब 2 बार हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती हैं, तो साहिब की नजरें उनसे टकराती तक नहीं है। इसे कहते हैं कड़ा इग्नोर मारना, और ऐसा ही कुछ इस वीडियो के अंदर नजर आया। सोचिए, जिस पार्टी के लिए स्मृति ईरानी ने सालों तक गला फाड़ फाड़ कर बचाव किया, सबसे दुश्मनी मोल ली, आज उसी पार्टी के सुप्रीम लीडर ने उन्हें भरे मंच से ऐसे किनारे किया जैसे दाल में से कंकड़ निकाल फेंक दिया जाता है। स्मृति जी 2 बार हाथ जोड़े खड़ी रही, नम आंखों से एक नजर का इंतजार करती रही, लेकिन साहिब ने उनकी तरफ देखना भी अपनी शान के खिलाफ समझा। देखिए, ये राजनीति का ना वो बेरहम चेहरा है जहां वफादारी की कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ जीत का सिक्का चलता है। जब तक आप सत्ता की चाबी ला रहे हैं, आप खास हैं। जिस दिन चाबी खोई, समझ लीजिए आप साहिब की फेवरेट लिस्ट से सीधे ब्लॉक लिस्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, राजनीति में कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आज की राजनीति के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है। यहाँ कुर्सी ही असली रिश्तेदार होती है, और स्मृति ईरानी की कहानी उसी कहावत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनती दिख रही है। एक वक्त था कि जब अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद बीजेपी ने स्मृति ईरानी को ऐसे सिर पर बिठाया जैसे पार्टी को कोई ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। टीवी डिबेट हो, चुनावी मंच हो या संसद, हर जगह स्मृति ईरानी पार्टी की सबसे आक्रामक आवाज बन गई थी। राहुल गांधी पर हमला करना मानो उनका फुल टाइम काम बन गया था। नामदार बनाम कामदार, भाग गए, पार्ट टाइम नेता, अमेठी को ठगा, ऐसे न जाने कितने तंज थे जो उन्होंने सालों तक राहुल गांधी पर कसे। पार्टी भी खुश थी क्योंकि एक ऐसा चेहरा मिल गया जो बिना रुके बिना थके विपक्ष पर हमला करता रहता था। लेकिन देखिए, राजनीति का मौसम भी क्रिकेट के स्कोर से भी ज्यादा तेजी से बदलता है। 2024 में जैसे ही अमेठी हाथ से निकला स्मृति ईरानी के, पूरा सीन बदल गया। जो कल तक पार्टी की शेरनी थी, वो अचानक भीड़ में खड़ी एक आम नेता जैसी दिखने लगी। राजनीति में कहा जाता है कि सम्मान उतना ही टिकता है जितना आपका रिजल्ट टिकता है। सीट गई तो महत्व भी धीरे धीरे कम हो गया, और शायद आज यही कारण है कि स्मृति ईरानी एक्टिव राजनीति को छोड़कर टीवी सीरियल्स में फिर से चली गई है, वही सास बहू वाले डेली सोप करने के लिए। आप ना यहाँ पर एक और फर्क भी देखिए। जब स्मृति ईरानी चुनाव हारी और सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा, तब राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपने लोगों से अपील की कि उनका आप अपमान मत करिए। लेकिन दूसरी तरफ जिस नेतृत्व के लिए स्मृति ईरानी सालों तक ढाल बनकर खड़ी रही, सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, और आज उसी पार्टी के मंच पर उन्हें नजरअंदाज किया गया। और ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, और यही वजह भी है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये राजनीति की असली बेरहम सच्चाई है। और देखिए, राजनीति के अंदर ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। यहाँ सिर्फ जीत और ताकत की भाषा समझ आती है। जब तक आप चुनाव जिता रहे हैं, तब तक आप पार्टी की खास है। जिस दिन हार गए, उसी दिन आपका वीआईपी पास धीरे धीरे एक्सपायर होने लगेगा। स्मृति ईरानी की कहानी भी फिलहाल कुछ ऐसी लग रही है। अमेठी की जीत ने उन्हें आसमान पर तो पहुंचाया था, लेकिन एक हार ने उन्हें जमीन की सच्चाई दिखा दी। और राजनीति में यही सबसे बड़ी सीख है कि यहाँ तालियां भी स्थायी नहीं होती और तवज्जो भी नहीं होती। आप देखिए कि किस तरीके से ऐसे बहुत से नेता बीजेपी पार्टी के अंदर मिलेंगे जो पहले एक वक्त पर एक बड़े नेता हुआ करते थे, और धीरे धीरे उन्हें कैसे साइडलाइन कर दिया गया। आप लोगों को याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये वो नाम थे जिन्होंने बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था।
और 2014 के बाद बीजेपी ने इन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। कहने को तो ये सम्मान था, लेकिन असलियत में ये सिर्फ एक्टिव राजनीति से उनकी विदाई कही गई। और आज ये सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में दर्शक दीर्घा में बैठे नजर आते हैं। आप देखिए, राजस्थान की महारानी कही जाने वाली वसुंधरा राजे कभी वहां बीजेपी का इकलौता चेहरा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली दरबार से उनकी दूरियां काफी ज्यादा दिखाई दी। 2023 की जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाकर एक नए चेहरे भजन लाल शर्मा को जो है पार्टी के अंदर मुखिया बना दिया गया। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान एमपी में उन्होंने बम्पर जीत दिलाई। उन्हें लाडली बहनों का साथ तो मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। हालांकि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाए रखा, लेकिन राज्य की राजनीति से उन्हें दूर करना एक तरीके के पुराने रसूख को कंट्रोल करने जैसा था। पीलीभीत से सांसद रहे वरुण गांधी को आप देखिए, सरकार के खिलाफ अब अक्सर मुखर रहते थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2024 के चुनाव में उनका टिकट ही काट दिया गया। जो वरुण कभी बीजेपी के युवा और आक्रामक चेहरे हुआ करते थे, वो पार्टी की मुख्यधारा से पूरी तरीके से गायब नजर आए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन और विजय रूपाणी जैसे चेहरे। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के कद्दावर नेता थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। कोरोना काल के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। 2024 में टिकट ही नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने राजनीति से एक तरीके से संन्यास ही ले लिया। विजय रूपाणी को देखिए, गुजरात के पूर्व सीएम, उन्हें अचानक हटाकर भूपेंद्र पटेल को लाया गया और आज रूपाणी संगठन में तो है, लेकिन पावर सेंटर से कोसों दूर है। यानी आप समझ सकते हैं कि पार्टी अब किसी को भी अमर नेता मानकर नहीं चलती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा सुरमा क्यों ना हो। अगर उसकी लोकप्रियता कम हुई या वो चुनाव हार गया तो पार्टी उसे तुरंत रिटायरमेंट मोड पे डाल देती है। जैसे ही किसी नेता की चमक फीकी पड़ती है, पार्टी नया और फ्रेश चेहरा सामने ले आती है, ताकि जनता को कुछ नया मिलता रहे। और आजकल की राजनीति में नेताओं का इस्तेमाल किसी टूल की तरह होता है। स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, तैयार भी किया गया था उसी हिसाब से। जब तक हथियार ने काम किया, 2019 की जीत दिलाई, उन्हें सिराखों पर बिठाया गया। जैसे ही हथियार की धार कुंद हो गई, 2024 की हार के रूप में उन्हें धीरे धीरे शोकेस से हटाकर पीछे रख दिया गया। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा ही कि किस तरीके से जो स्मृति ईरानी है, उनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, जहां एक तरफ ये पूरा मामला देखने को मिला, स्मृति ईरानी का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी के खुले ऑफर की इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। जहां राजनीति के अंदर ये उठापटक देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर अभी हाल फिलहाल में पीएम नरेंद्र मोदी के खुले ऑफर की चर्चा हो रही है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल रेवंत रेड्डी, उन्होंने मोदी जी के गुजरात मॉडल की तारीफ की थी और उम्मीद जताई थी कि तेलंगाना भी 2034 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। लेकिन जवाब में पीएम मोदी ने जो कुछ कहा ना, वो भी खुले मंच से, उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सीधे सीधे गठबंधन का न्योता दे डाला। उन्होंने ये कहा कि बेहतर यही है कि आप मेरे साथ गठबंधन कर ले, वरना जो मिल रहा है वो भी आधा रह जाएगा। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया, वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। साथियों, हमारा एक पक्का विश्वास है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात तो कह दी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब राज्यों का हक इस बात से तय होगा कि वो केंद्र के साथ राजनीतिक गठबंधन करते हैं या नहीं। एक प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है और
एक प्रधानमंत्री के मुंह से खुले मंच से इस तरीके का ऑफर क्या शोभा देता है? क्या सरकारी मंच से किसी दूसरे दल के मुख्यमंत्री को खुलेआम ये कहना कि मेरी तरफ आ जाओ, क्या ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ नहीं है? और पीएम जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप में सोचने वाली बात है। आप देखिए कि एक तरफ अभी पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं ये बता रहे हैं कि कैसे देश जो है अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तमाम तरह की बातें जो है वो देशवासियों को अपनाने की बात कर रहे हैं, उसे भी देशभक्ति के अंदर जोड़ रहे हैं कि आप जो है वो सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल और डीजल को ढंग से इस्तेमाल कीजिए और वर्क फ्रॉम होम जो है आप वो सब चीजें कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है स्थिति काफी ज्यादा खराब चल रही है। जबकि आप सोचिए चुनावों से पहले ये बार बार कहा जा रहा था कि देश के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, देश में जो है सारी स्थितियां काबू के अंदर हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने वाली हैं, जबकि विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे थे कि बस आप चुनाव थमने का इंतजार कीजिए और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, सोना महंगा होगा, चांदी महंगी होगी, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी और आज वो सच है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने मुंह से ये स्वीकार कर रहे हैं कि देश के अंदर जो है अभी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। यहां तक कि सोचिए आप तेल को भी पीएम मोदी कह रहे हैं कि उसे भी आप कम इस्तेमाल कीजिए। क्या इन्हीं सब हालातों के लिए इस परिस्थिति में आने के लिए क्या देशवासियों ने आपको वोट किया था? आप एक तरफ जो है अपनी सियासी गुड़ागड़ित लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों की असल समस्याएं हैं उसको आप किस तरीके से बता रहे हैं कि आप जो देश के अंदर कमी चल रही है उसमें आप सहयोग करिए, ये भी एक तरीके की देशभक्ति है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।